हेलो स्टूडेंट्स, हम सोर्सेज ऑफ लॉ में पढ़ रहे हैं जुडिशल प्रेसिडेंट्स, न्यायिक पूर्व निर्णय। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यायिक पूर्व निर्णय के लिए दो फैक्ट कौन से आवश्यक होते हैं। हमने पढ़ा था लॉ रिपोर्टिंग और हायरार्की ऑफ कोर्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फिशर डिसीज, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फिशर डिसीज अब हम पढ़ रहे हैं भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ फिशर डिसीज को स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है। भारत में निर्णयाचरण के सिद्धांत की क्या स्थिति है। तो इंग्लैंड की बात ही भारत में भी क्या डॉक्ट्रिन ऑफ फिशर डिसीज को स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो भारत की विधि है, इंडियन जो लॉ है, अधिकांश किस पर है, ब्रिटिश विधि पर आधारित होने के कारण भारत में भी विधि के निर्णयों के प्रकाशन और प्रसारण की क्या हुई है, प्रगति हुई है। भारत की यदि हम विधि आयोग 1995 की रिपोर्ट की हम बात करें तो उस समय संपूर्ण भारत में कुल मिलाकर 84 निर्णय पत्रिकाओं का प्रसारण था, जिनमें 24 सरकारी, 49 गैर सरकारी और 13 विशिष्ट पत्रिकाएं थी जो भारत का विधिक और सांवैधिक इतिहास से संबंधित थी। इसमें AIR, सुप्रीम कोर्ट के जनरल, विभिन्न राज्यों द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्टें विशेष महत्वपूर्ण है, जिनको हिंदी भाषा में अनेक मानकों में पत्रिकाएं हैं जो लॉ रिपोर्टिंग की व्यवस्था होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पत्रिका तथा हाईकोर्ट के निर्णय पत्रिका इसके रूप में विशेष उल्लेखनीय है। भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालयों की क्रमबद्ध श्रृंखला की हम बात करें, क्योंकि इसमें हम दो पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ फिशर डिसीज क्या होना, दो चीज़ें होनी चाहिए, लॉ रिपोर्टिंग और दूसरी हायरार्की ऑफ कोर्ट। तो लॉ रिपोर्टिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, हायरार्की ऑफ कोर्ट है। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है वह में सर्वोच्च जो स्थान प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधीनस्थ जो अनेक हाई कोर्ट है वो कार्यरत है, उसके अधीन जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय आते। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे है जो वरिष्ठ खंड, फिर वरिष्ठ खंड, प्रथम, द्वितीय, कनिष्ठ खंड, ऐसे जो भी है हायरार्की ऑफ कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वह सभी जो भी अधीनस्थ है उन पर बाध्यकारी होता है। लेकिन यदि हम बात करें हाई कोर्ट पर बाध्यकारी, हाई कोर्ट पर तो बाध्यकारी है, लेकिन यदि एक हाई कोर्ट का निर्णय दूसरे राज्य के हाई कोर्टों पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि वह दोनों क्या है, समकक्ष होते हैं, तो उनका निर्णय एक दूसरे हाई कोर्ट पर बाध्य नहीं है। लेकिन यदि किसी न्यायालय की फुल बेंच का यदि कोई भी निर्णय दिया गया है तो वो क्या डिवीजन बेंच पर बंधनकारी होगा, कि फुल बेंच का निर्णय डिवीजन बेंच को क्या मानना, उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। डिवीजन बेंच के जो निर्णय उसी न्यायालय की जो सिंगल बेंच पर बंधन, यानी कि हायरार्की ऑफ कोर्ट क्या होगी, फुल बेंच, डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच। फुल बेंच का निर्णय मानने के लिए कौन बाउंड है, डिवीजन बेंच, और डिवीजन बेंच का निर्णय मानने के लिए कौन बाध्य है, सिंगल बेंच। लेकिन एक राज्य का हाईकोर्ट दूसरे राज्य के हाईकोर्ट का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। सन 1949 तक जो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल को भारत के जो कोर्ट है उनमें सर्वश्रेष्ठ न्यायालय के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उस समय तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी नहीं हुई थी। अतः भारत की जो भी यदि हाईकोर्टों की जो स्थिति थी, हाईकोर्ट के जो भी से अपील प्रिवी काउंसिल को होती थी, और प्रिवी काउंसिल के जो निर्णय हैं भारत के क्या है, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी थी। तो 1949 से लेकिन भारतीय न्यायालयों पर प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता समाप्त हो गई और भारत का सुप्रीम कोर्ट अब क्या हो गया, स्वयं के निर्णयों से भी बाध्य नहीं रहा। यह केस आया था सबसे पहले बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार के 1959 में सुप्रीम कोर्ट में। कि सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, अधिकारिता समाप्त होगी प्रिवी काउंसिल की और भारत का स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं। इसका मीनिंग ये हो गया कि भारत ने जैसे कि कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया है, चाहे हम बात करें रैलेंस बनाम फ्लेचर की कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, या केशवानंद की बात करें कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि वो सिद्धांत इररेलेवेंट लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन को बदल सकते हैं, उस विनिश्चय को उलटने से वो क्या बाध्य नहीं, यानी कि उसको यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको चेंज कर सकती है, अपने खुद के निर्णय से बाध्य नहीं है। सबसे पहली बार ये बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य में यह स्थिति स्पष्ट की गई थी। तो इस प्रकार यह न्यायालय प्रिवी काउंसिल के निर्णय को मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे प्रिवी काउंसिल के निर्णय को अमान्य भी कर सकता है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश वादों के डिक्टा को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और रिपोर्टों का वही महत्व है जो प्रतिवेदित निर्णयों का है। भारतीय स्वतंत्रता के पहले की हम बात करें
तो पूर्व निर्णय के बंधनकारी प्रभाव के सिद्धांत को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 212 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई थी। इस धारा के अनुसार जो प्रिविंग काउंसिल है, जो फेडरल कोर्ट के जो निर्णय हैं ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों के लिए बंधनकारी थे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान 141 के अंतर्गत पूर्व निर्णय की बाध्यता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है स्वयं द्वारा निर्णयों के लिए बंधनकारी प्रभाव नहीं रखता है, स्वयं इसका अनुसरण करने के लिए बाध्य था। तो 1955 का जो बंगाली इम्यूनिटी का केस है तो इसमें स्पष्ट हो गया कि वो बाध्य नहीं है, न्यायोचित होने पर पलट भी सकता है। AR अंतुल्य वर्सेस RS नाइक के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व निर्णय की अनदेखी करते हुए निश्चित किया गया कि आवश्यकता होने पर इसको हटकर भी निर्णय दे सकता है। सोमवती वर्सेस पंजाब राज्य, श्रवण सिंह लांबा वर्सेस जो भारत संघ का केस है, जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, रेट्रो डिसिडेंसी और ऑबिटर डिक्टा। तो सोमवती वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेट्रो डिसिडेंटी ही प्रभावकारी रखता है, न कि संपूर्ण निर्णय। ऑबिटर डिक्टा क्या करता है, उसको प्रभाव नहीं रखती, उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य नहीं है, वह सिर्फ सहायक के रूप में। लेकिन श्रवण सिंह लांबा के केस में कहा गया कि उत्तरोक्त भी क्या है, जो भी अधीनस्थ कोर्ट है निजी न्यायालयों के लिए बंधनकारी प्रभाव रखते हैं और उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। तो समय समय पर क्या हो रहा है, ये चेंजिंग हो रहा है और भारत की जो निर्णय अनुसरण की स्थिति ये स्पष्ट हो रही है। और दुर्केन ने भी कहा कि पूर्वोक्त द्वारा किसी न्यायिक निर्णय को दो प्रकार का बल प्राप्त होता है कि भविष्य में उसको लागू किया जाता है समान नियमों सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि पूर्वोक्त विधि को निश्चित संभावता भी प्रदान कर देती है और ये विधि के आवश्यक तत्व भी माने जाते हैं। तो ऑबिटर डिक्टा और रेट्रो डिसिडेंटी का जो सिद्धांत है भारत में भी लागू है। यदि हम रेट्रो डिसिडेंसी और जो रेस्ट जुडिकेटा हम पढ़ते हैं CPC में, तो उन दोनों को एक ही न माना जाए, दोनों चीज़ें अलग अलग है। रेट्रो डिसिडेंसी तो क्या हो गई कि किसी न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया है, और रेस्ट जुडिकेटा का मीनिंग क्या हो गया कि न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अंतिम फैसले के बारे में जो संबंधित जो पक्षकार है या इसके जो उत्तराधिकारी है, कोई अन्य व्यक्ति किसी पश्चातवर्ती प्रकरण में पुनः निर्णय की मांग नहीं। रेट्रो डिसिडेंसी तो क्या हो गया, कोई न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया गया, उसका वो विनिश्चय आधार बन गया है, तो उसको रेस्ट जुडिकेटा से हमें क्या करना है, इक्वल नहीं करना। रेस्ट जुडिकेटा तो क्या है कि न्यायालय ने किसी अंतिम फैसला किसी पार्टी के संबंध में दे दिया है, उस जो पक्षकार है उसका उत्तराधिकारी उसके संबंध में कोई भी प्रकरण में नहीं ला सकता है, क्योंकि निर्णयाधिकार तो क्या है, वाद में दिए गए फैसले का मूल विधिक आधार है, जबकि रेस्ट जुडिकेटा किसी वाद के विनिश्चय से रिलेटेड होता है। निर्णय सार सभी के प्रति लागू होता है, जबकि रेस्ट जुडिकेटा किसके लागू होता है, पक्षकार जो उत्तराधिकारी बाध्य होते हैं। निर्णय सार का प्रश्न किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है, लेकिन रेस्ट जुडिकेटा सभी कोर्ट के प्रति लागू होता है। जो रेट्रो डिसिडेंटी है उसी समय से प्रभावी होता है जिस समय हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन रेस्ट जुडिकेटा में क्या होता है, जब निर्णय की अपील की जो समयावधि समाप्त हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, रेस्ट जुडिकेटा का यूज करते हैं कि इस बात पर अब रेस्ट जुडिकेटा यूज हो रहा है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है रेट्रो डिसिडेंटी और रेस्ट जुडिकेटा के बीच में, क्योंकि हमने इसका अंतर पढ़ लिया। वह किसी वाद में किसी पक्षकार से संबंधित होती है और यह किसी वाद में दिए गए फैसले का मूल्य निश्चित आधार होती है। तो ये हो गया भारत में भी निर्णय सार और उत्तरोक्ति का महत्व है, जैसे कि इंग्लिश लॉ के अंतर्गत है। यदि माध्यपीय न्याय प्रणाली में पूर्व निर्णय को महत्व नहीं दी गई है, तो भारत में सिद्धांत क्या क्या स्थापित है, अपने डॉक्टर अपने तो काफ़ी उदाहरण भी है। यदि हम केशवानंद भारती की बात करें तो क्या है, लॉ रिपोर्टिंग है। यदि गोलकनाथ की बात करें हम, काफ़ी ऐसे जो निर्णय हैं जिनके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है, चाहे वो ऑबिटर डिक्टा हो चाहे निर्णय आधार। तो निर्णय आधार क्या होगा, बाध्यकारी प्रभाव रखेगा, उत्तरोक्ति हमेशा अनुकरणीय ही रहती है। तो ये टॉपिक आज का हो गया हमारा। आगे पढ़ेंगे क्लास में, उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में। तब तक के लिए